नमस्कार क्लास 10 स्वागत है आप सभी का इस पर विज्ञान के चैनल पे। क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम झकास, एकदम कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? मस्त पढ़ाई पढ़ाई तो अभी आप लोग क्लास 10th में एंटर किए हो ना, अभी कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हो? लेकिन आज से कर दो, क्योंकि आज हम लोग आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की लेक्चर नंबर 1 पे मिले हैं। ठीक है, जो आपका साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 है, ये बिल्कुल आपकी साइंस यानी क्लास 10th की साइंस का बेसिक है। यहाँ से बेस शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है टफ नहीं है और आसान भी नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं, टफ भी नहीं है और आसान भी नहीं है। कुछ बच्चों को टफ भी लग सकता है, कुछ बच्चों को आसान भी लग सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ चुके हो तो बस सारी चीजें, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको जो चीज करना है वो मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको वीडियो जो है पूरी एंड तक देखनी है। इसके बाद आपको अपनी नोटबुक निकाल के रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी पेन्स आप यूज करते हो वो पेन्स निकाल लेने हैं, और साथ में साथ आपको एक हाइलाइटर निकाल लेना है। हाइलाइटर, एक हाइलाइटर, दो हाइलाइटर, जो भी, क्योंकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उनको हाईलाइट करते हुए चलना, ठीक है ना। और बस आपको इतने काम करना है, और सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। सच बोल रहा हूँ गाइस, ट्रस्ट मी, ये चैप्टर को मैं इतना आसान बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए, इतना आसान बना दूंगा, समझ जाइए आपको क्लास 10th की जो साइंस है ना, बिल्कुल हलवा लगेगी। 99.9% स्कोर करके लाओगे, समझ गए मेरी बात? तो घबराना नहीं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आखिर आप हो कहाँ पे, एस्ट्रो विज्ञान पे ना। चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग देरी ना करते हैं ना। और मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। मेरा नाम है राहुल शर्मा, और एक बार दोबारा मैं आप सभी का आपके इस लवली चैनल एस्ट्रो विज्ञान पे स्वागत करता हूँ। तो देरी ना करते हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या करना है। और हाँ, हम आज के लेक्चर में बैलेंसिंग को नहीं सीखेंगे। बैलेंसिंग जो है एक इस चैप्टर का समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग है। तो बैलेंसिंग के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, थ्योरिकल जितनी चीजें हैं सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, और इसके बाद जो है बैलेंसिंग वगैरह रह जाएंगी, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से, देरी ना करते हैं, पहली बहुत देरी हो चुकी है ना। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा, जो हम साइंस पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले समझो कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस जो है एक अपने आप में एक बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। क्या है? प्योरेस्ट, अपने आप में एक बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है साइंस, जिसकी हेल्प से हम होने वाले जितने भी हमारे अराउंड में, सराउंड में जितनी भी सारी चीजें होती हैं, उसको हम कैलकुलेट कर पाते कैसे ये जो चीजें हैं कैसे हो रही है। आप लोग दवाइयां खाते हो, तो दवाइयां जो है वो कैसे रिएक्ट करती है हमारे बॉडी में, इन सारी चीजों की स्टडी किससे? साइंस से की जाती है। कोई जो साइकिल है वो चल रही है, तो साइकिल क्यों चल रही है, इसकी जो प्रोसेस है वो भी साइंस में देखा जाता है। तो क्या होता है कि साइंस जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, पहला केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज, ठीक है ना। यानी कि जब कोई चीज मोशन में होती है, जब कोई चीज प्रोसेस होता है कोई, तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, पहला केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, सुनो मेरी बात। फिजिकल चेंज, सबसे पहले फिजिकल चेंज समझो। फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है सर? देखो, मान लो, सुनो मेरी बात, आपने वाटर ले लिया, क्या ले लिया? वाटर, पानी ले लिया, इसको आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप पानी से गैस बना सकते हो, तो वेपर को वाटर भी तो बना सकते हो ना, यानी कि वाटर को वेपर में भी और वेपर को वाटर में भी, दोनों चीजें काम कर सकते हो। यानी कि हमने पानी को वेपर बना दिया, अब वेपर को हम पानी बना सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है फिजिकल चेंज का वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, यानी जब आइस मेल्ट करता है तो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वाटर से दोबारा आप आइस में बदल सकते हो उसे। तो ये चीज होती है हमारी क्या? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो अपने इनिशियल स्टेट में ना आए, जहां से मतलब कि जहां से वो स्टार्ट हुई ना, उस जिस स्टेट से वो स्टार्ट हुई उस स्टेट में वापस ना आए। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब कोयला जलता है, और ये ऐसे समझो जैसे आप वुड यानी कि लकड़ी वगैरह जलाते हो, तो वो जलने के बाद कोयले में बदल जाती है, तो क्या आप उस कोयले से दोबारा लकड़ी बना सकते हो, वुड बना सकते हो? नहीं ना। तो ये ऐसी प्रोसेस हमारी होती है केमिकल चेंज, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर हो इतनी बात? तो अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं एक सेकंड में इसको रब कर देता हूं, ठीक है। चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से, या तो वीडियो पॉज करके आप नोट ऑन भी कर सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं।
तो सबसे पहले हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना। केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन इस चैप्टर का नाम है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है सर, हमें ये बता दो। अरे कुछ नहीं होती केमिकल रिएक्शन। देखो, जब दो या जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, रिएक्ट होते हैं, और एक या एक से ज्यादा कोई नए सब्सटेंस को बना देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन। जैसे समझो मेरी बात कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कौन सी फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म। यानी हाइड्रोजन भी एक गैस होता है और ऑक्सीजन भी एक गैस होता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं ना, तो ये बना देते हैं H2O। H2O क्या होता है, एक लिक्विड यानी कि H2O एक वाटर होता है। पता है, हाइड्रोजन जो गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस, वो उसके अंदर आग बहुत जल्दी लग जाती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके अंदर आग बहुत जल्दी लग जाती है। यानी कि हाइड्रोजन जो गैस है इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। और ऑक्सीजन जो गैस है ये आग लगाने में हेल्प करता है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आग लगाती है और ऑक्सीजन उसकी हेल्प करता है कि ले भैया तू भी आग लगा ले, ऐसे करता है। तो एक बात बताओ, ये दोनों आग लगने का कारण है, लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो ऐसी चीज बनती है जो आग को बुझाती है। यानी कि इनके मिलने के बाद हमारा बनता है वाटर, और वाटर हमारा आग को बुझाता है। तो सोचो, ये दोनों आग लगाने का कारण बनती है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो ऐसी चीज बना देते हैं कि आग बुझ जाए उससे, है ना। तो क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, वाटर से आग बुझ जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और हो सकता है सोडियम, क्लोरीन, और ये मिलकर बनाते हैं NaCl। अब देखो, सोडियम जो होता है, सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सोडियम जो होता है एक जहर होता है, पॉइजन होता है, जहर होता है, ठीक है, जिसको खाने के बाद हम पहुंच सकते हैं। इसके बाद क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन भी एक जहर टाइप होता है। मतलब क्लोरीन की जो स्मेल होती है वो इतनी गंदी होती है कि तुम्हें घुटन होने लगेगा, तो घुटन से मर जाओगे। सोचो, ये दोनों यानी कि दोनों जानलेवा है, दोनों बहुत ही हार्मफुल है ना। तो लेकिन क्या है कि जब यही सोडियम और यही क्लोरीन जो कि जानलेवा है हमारे लिए, और यही दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये बना देते हैं NaCl। और NaCl क्या है, जो आप अपने घर के सब्जियों में डालते हो, यानी कि नमक। ये बना देते हैं नमक, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बायोलॉजिकली हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ना। तो सोचो, जब ये पॉइजन और जब ये भी पॉइजन, यानी हार्मफुल, यहाँ पे भी दो चीजें बनने के बाद, रिएक्ट करने के बाद एक ऐसी चीज बना दे रही है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि अगर हम लोग सोडियम को देखें तो बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेकार है, नहीं, ये तो बिल्कुल पॉइजन ही होता है, जहर होता है। क्लोरीन जो होता है ये भी बिल्कुल पॉइजन के फॉर्म में होता है, मतलब जहर होता है, कैसे समझ सकते हो। इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, जानलेवा, दोनों मिलने के बाद बनाए थे NaCl, और NaCl हम अपने घर में खाते हैं, कॉमन सी बात। तो ऐसी रिएक्शंस जो रहती है वो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। ये होता है, यानी कि जब दो या एक से ज्यादा, ये देखो, अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये जो रिएक्ट करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और ये इनके मिलने के बाद, यानी रिएक्टेंट के मिलने के बाद जो चीज बनती है, जो चीज नई फॉर्म होती है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। यानी कि जब दो सब्सटेंस से, दो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, यानी जो मिलते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और इनके मिलने के बाद जो चीज बनती है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये चीज होता है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंज आ सकते हैं। कौन कौन से चेंज आ सकते हैं, पहले जैसे कि चेंज इन स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे कि आप आइस से वाटर बना देते हो, वाटर से आइस बनाते हो, स्टेट चेंज करते हो ना। तो जैसे कि चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर में भी चेंज आ जाता है, चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज होता है। इसके बाद चेंज इन टेस्ट, कई बार टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट कौन सी बला है, प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो वाटर में नहीं होते, समझ रहे हो मेरी बात। जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो प्रेसिपिटेट हमारे कहलाते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन, जब ये प्रेसिपिटेट बनते हैं, यानी फॉर्मेट होते हैं, तो ये हमारा कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है जब केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये 5 चीजें जो है हमारी पाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे, ठीक है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये देखो कि रिप्रेजेंट कैसे, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला वर्ड से दिखा दो उनको, यानी कि डायरेक्टली वर्ड से दिखा दो, और दूसरा होता है उनको सिंबल से डिनोट कर दो। बात करता हूँ, यही दो होते हैं। तो वर्ड्स इक्वेशन यानी कि वर्ड रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, जैसे कि सिंपल लिख देना, डायरेक्ट लिख के बताना, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बना देते हैं, यानी कि बिल्कुल मैंने वर्ड्स में लिखा, वर्ड्स में लिखना वर्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देखो सिंबॉलिक का आई से हटाने पे सिंबल बन रहा है, यानी कि जिसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाए वो हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनाते हैं, वाटर। तो इस हाइड्रोजन को वर्ड में ना लिखकर इस तरीके से सिंबल से दिखाकर, ठीक है ना, और इसी तरीके इस ऑक्सीजन को वर्ड में ना दिखाकर इस सिंबल से दिखाकर, और इसी तरीके से इस वाटर को किससे, वर्ड से ना दिखाकर इनको सिंबल से दिखा देना, वो कहलाता है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन में मैंने वर्ड से दिखाया और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे सिंबल से दिखा दिया, यानी कि ये सिंबल्स हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिंबल्स हो गए, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। तो ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ये तो पता ही आपको, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, जो स्केलेटल इक्वेशन होती है वो बैलेंस और अनबैलेंस जो इक्वेशंस होती है या रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। अब बैलेंस अनबैलेंस कौन से होते हैं, देखो सुनो मेरी बात। अभी देखो, अभी मैं समझाता हूँ आप लोग को। मान लो कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास H2 ही है, समझो ऐसे कि Na प्लस Cl2 है और NaCl। आप भी कहोगे सर बार सर आप H2 का एग्जांपल ले लो सर, अलग ले लो, इसलिए मैंने अलग ले ली, ठीक है ना। देखो Na प्लस Cl2 और बना दिया NaCl। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे सोडियम के एक एटम है, यहाँ पे भी सोडियम के एक एटम, यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के एक एटम है। यहाँ पे देखो ना क्लोरीन के एक ही एटम है। तो ये होते हैं अनबैलेंस, जो बैलेंस नहीं होते। तो ये भी बैलेंस में नहीं है, यानी कि यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे भी सोडियम एक है, यहाँ पे क्लोरीन दो है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो ये हो जाते हैं हमारे अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। और बैलेंस इक्वेशन क्या, कि अगर मेरे को यहाँ पे क्लोरीन को दो बनाना है तो यहाँ पे मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 सोडियम होगा तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हो जाते हैं हमारे बैलेंस्ड इक्वेशन। अब सर तुम कहोगे सर ये कैसे किया सर आपने, अब मैं नहीं जा रहा सर समझ। अरे घबराओ नहीं, बैलेंसिंग जब हम लोग सीखेंगे तो ये बिल्कुल हलवा लग जाएगा, सारी चीजें बिल्कुल हलवा लगेंगी। ये तो कुछ नहीं है, कहीं तुम सोचो कौन सी सर रॉकेट साइंस है ये सर, समझ में नहीं आ रही हमको। भाई जब बैलेंसिंग करेंगे ना चुटकी में कर दोगे सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है ना। अगर ऐसे समझो कि ये हो गया हमारे बैलेंसिंग, और अनबैलेंस्ड अगर एग्जांपल लिखना है तो ये वाला, ये भी तो अनबैलेंस है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते बैलेंस हो गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। अब राइटिंग ऑफ सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, देखो जब हमें केमिकल इक्वेशंस को जब हमें बहुत ज्यादा थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाना होता है ना, तो हम कुछ चीजों का यूज करते हैं। कुछ चीजें कौन सी होती है, जैसे कि मान लो सॉलिड है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, उसको और ज्यादा अच्छा दिखाना है, उसको सजावट करनी है उसकी, उसको सुंदर बनाना है, समझ रहे हो ना। तो हम कुछ चीजों का यूज करते हैं उनको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है ना। कुछ चीजें मेंशन करते हैं, ऐसे कह सकते हो। अब कौन कौन सी चीज, जैसे कि मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड को दिखा देते हैं सिंबल से S से, लिक्विड को दिखा देते हैं L से, गैसेस को दिखा देते हैं स्मॉल g से, कैपिटल G से, और एक्वस को दिखा देते हैं AQ से, इस तरीके से। समझ गए मेरी बात। अब एक्वस क्या होता है सर, हमें ये बताओ सर, इस बहुत बड़ा डाउट है सर, एक्वस क्या होता है। देखो एक्वस होता है यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर जो है प्रेजेंट होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो वो हमारा एक्वस होता है। या कह सकते हो कि जब कोई प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, कोई किसी में भी अगर वाटर प्रेजेंट हुआ ना तो वो वहां पे एक्वस आ जाता है। समझ गए मेरी बात। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मान लो जैसे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, C कार्बन। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक गैस है, सॉलिड क्या है, सोचो कार्बन हमारी एक गैस है ना, कार्बन एक गैस हो गया। ऑक्सीजन क्या है, हमारी एक गैस है, और CO2 क्या है, एक गैस है। एक सेकंड, कार्बन यहाँ पे गैस है, कार्बन सॉलिड आएगा, एक सेकंड, सॉलिड है ना, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और CO2 भी एक गैस है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद सोडियम हमारा एक सॉलिड है, क्लोरीन एक गैस है, और NaCl भी एक सॉलिड है।
तो सॉलिड है तो एस से दिखा दिए, ये क्लोरीनिक गैस है तो जी से दिखा दिए, सोडियम जो है वो एस से, सोडियम मतलब सॉलिड है तो उसको भी एस से रिप्रेजेंट कर दिया, कार्बन एक सॉलिड है तो उसको भी एस से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन एक गैस है तो इसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है तो इसको भी जी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर होगी इतनी बात? तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। अब देखो और भी ज्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम ये जो एरोज होती है ना, जैसे आप पढ़ते हो कि H2 प्लस O2 तो मिलके बना दी गिव्स टू H2 होती है, एरोज जो होती हैं, ये एरोज जो होती हैं इनके ऊपर भी कुछ चीजें मेंशन कर दी जाती है, जैसे कि सनलाइट की एरो के ऊपर सनलाइट, जैसा फोटोसिंथेसिस वाला जब आप रिएक्शन पढ़ोगे ना तो उसके अंदर हम लोग सनलाइट का यूज करते हैं एरो के ऊपर। और 340 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, हीट। इसके बाद एरो के ऊपर कूल भी कई बार, जैसे कि आप मान लो कि वाटर को जैसे वाटर है, वाटर को जब आप इसमें कन्वर्ट करते हो, किसमें, आइस में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको कूल करते हो, तो यहाँ पे कूल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना। और क्लोरोफिल और सनलाइट एक ही जैसे प्रेजेंस में आते हैं, ठीक है, यानी कि आप सनलाइट के नीचे भी क्लोरोफिल यहाँ पे लिख सकते हो, यानी क्लोरोफिल यहाँ पे लिख सकते हो, क्लोरोफिल इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसे एग्जांपल, जैसे CO जो कि गैस है, 2H2 जो कि गैस है, गिव्स टू द CH3OH जो कि लिक्विड है। तो इस एरो के ऊपर 340 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, मैं लिख देता हूं, एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर, 340 एटमॉस्फेयर पर, समझो, बस याद करने वाली चीज और कुछ है नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस याद करो 340 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, क्लोर जो फोटोसिंथेसिस वाले एग्जांपल होती है, रिएक्शन होती है, उसका भी एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। अब देखो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी के टाइप्स हम पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहले पढ़ो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरीके से आता है, ठीक है ना। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जब दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, यानी कि ऐसा समझो कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो मिलते हैं, रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसा जो रिएक्शन होता है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा गया देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं, यानी कि गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हमारा होता है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे ये कौन सी, पता है ये कौन सी प्रोसेस है, ये जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बर्निंग ऑफ कोल, समझ रहे हो, बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना, ठीक है, ये उसका एग्जांपल है ये, और इसका भी एग्जांपल तो है ही है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर भी बनता है, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो H2 प्लस O2, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि H2 जो कि एक गैस है, ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो H2O यानी कि लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ कोल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्लियर है इतनी बात? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा टाइप देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है, ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, समझ गए ना, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये हमारा ऐसा रिएक्शन कहलाता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोबारा बताता हूं मैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है, ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये हमारा ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो FeSO4 जो है यहाँ पे सिंगल है, लेकिन जब ये टूट रहा है
तो ये Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO2 बना रहा है। यहाँ पे बना रहा है ना, देखो दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बना रहा है। एक सिंगल प्रोडक्ट जब टूट रहा है तो दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बना रहा है। देखो यहाँ पे 3 सब्सटेंसेस इसने बनाए हैं, ठीक है ना। और ये बैलेंस हमने इसको भी कर दिया, बैलेंसिंग भी है इसकी, ये बैलेंस मैंने कर दिया। बैलेंसिंग कैसे होती है सिखाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो FeSO4 को हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट और Fe2O3 को हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज बता दो, देखो फेरस सल्फेट क्या होता है ना। फेरस सल्फेट देखो, जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है ना, गर्म जब हीट किया जाता है तो क्या होता है कि ये वाटर को लूज करने लगता है। वाटर को लूज करने के कारण क्या होता है कि ये अपने कलर को भी चेंज कर लेता है, क्या कर लेता है, अपने कलर को भी चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा टाइप देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो हाईली, जो ज्यादा, जिनके पास ज्यादा पावर होती है, यानी ज्यादा हाईली रिएक्ट, जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, यानी जिनके पास ज्यादा पावर होती है, वो अपने से कम पावर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको अपने सॉल्यूशन से अलग कर देते हैं। समझ गए मेरी बात, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज डिस्प्लेस कर देती है अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उनके सॉल्यूशन से। यानी कि एक जगह है हाईली, एक जगह है जिसके पास ज्यादा पावर है, और एक के पास जिसके पास कम पावर है, ठीक है ना। तो ये हाईली पावर वाले क्या करते हैं ना, कम पावर वाले को, जो कम पावर वाले एलिमेंट होते हैं उनको उनके सॉल्यूशन से अलग कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो जैसे कि आयरन, यहाँ पे Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का यहाँ पे जो है कि मिले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो आयरन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है ये कम रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, आयरन जो है ना कॉपर से SO4 यानी सल्फेट को खींच लेगा अपने पास, और खींचने के बाद यानी ले लेगा और FeSO4 प्लस Cu बना देगा, कॉपर बना देगा, यानी कॉपर अकेला पड़ गया। क्यों, क्योंकि कॉपर था कम पावर वाला और आयरन था ज्यादा पावर वाला, तो आयरन ने कॉपर से सल्फेट को ले लिया, यानी उसको डिस्प्लेस कर दिया वहां से, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें देयर इज एन एक्सचेंज आयंस बिटवीन द रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं उनके बीच में आयंस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है ना। यानी कि इसमें कोई आपस में डिस्प्लेस इधर से उधर नहीं करता, यानी उसने उसका लिया और अपना दे देगा, ठीक है। यानी कि समझो मेरी बात, जैसे Na2SO4 था, ठीक है, और BaCl2 था, तो क्या होगा, जो Na है ना सोडियम Na, ये यहां से Cl को ले लेगा और Ba जो है यहां से SO4 को ले लेगा। तो यहाँ पे Ba जो है यहाँ से SO4 को ले लेगा और जो Na है वहां यहाँ से Cl को ले लेगा, यानी कि Ba ने इसके SO4 को ले लिया और Na ने इसके Cl को ले लिया। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज किया आपस में। तो ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर होगी बात? तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लिया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग भी देखेंगे, नहीं तो अगर जो कि बाकी की चीजें रहेगी उसको भी देख ही लेंगे हम लोग। डरने वाली कोई बात नहीं, घबराने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुई, हेल्पफुल हुई। तो इससे हमारा जो है हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।